कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। डेली आपको सीडीपी की क्लास मिल रही है। आपको सीडीपी की क्लास आज हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज़ है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। हम यूपी टेट के बाद एमपी टेट की आपके एग्ज़ाम्स होने वाली है। एमपी टेट के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको डेली सीडीपी की, ईवीएस के, मैथ्स, सभी चीज़ों की जितने भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं 150+ मार्क्स की जो तैयारी करवाते हैं, हम आपको 100% यहाँ पर करवाते हैं। तो आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। आपको सीडीपी की क्लास मिल रही है। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं आपके लिए, जिनमें से आपको 25 के आंसर, मिनिमम 25 के आंसर देने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हुए एमपी टेट के क्वेश्चन है, यूपी टेट के क्वेश्चन है, एचपी टेट के क्वेश्चन है, हरियाणा टेट के क्वेश्चन है, रीट के क्वेश्चन है, तो सभी चीज़, बिहार टेट के क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 30 मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बेहतर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। उससे आप करिए और एमपी टेट 2022 आप आराम से क्वालिफाइड कीजिए। हम किसकी क्लास करेंगे? एमपी टेट की क्लास करेंगे। उसके बाद रीट की आपके एग्ज़ाम्स होने वाली है, रीट की क्लास करेंगे। उसके बाद सुपर टेट की क्लास यहाँ पर करेंगे। 3 क्लास अभी आपके सामने है, यानी 3 एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। इन तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। आपको अगर एमपी टेट की बात करें तो एमपी टेट आपको 5 मार्च को आपको 5 मार्च 2022 को आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एमपी टेट की हमने नोट्स प्रॉपर रूप से अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुरूप तैयार कर लिए हैं। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कवर किए जाएंगे। आप कम टाइम में अच्छी तैयारी नोट्स के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ, 7634993536 व्हाट्सअप नंबर है। ये व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए आज की पहली क्लास देखते हैं। जो भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो अगर आपको पुरानी वाली वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट भरी हुई है, सीरीज़ के सभी का प्लेलिस्ट बना है, आराम से वहाँ पर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात और बढ़ते हैं आज हम लोग। पहला क्वेश्चन हमने एमपी टेट से लिया है। ठीक है, एमपी टेट पेपर फर्स्ट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है 1 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर 0% में, कितने प्रतिशत में? 0% में बढ़ती है। तो लगभग 50 से 100 तक। आंसर क्या होगा इसका? लगभग 50 से 5 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक, 50 से 1000 तक। क्या राइट आंसर होगा ये आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे सवाल पूछा है कक्षा, यहाँ वर्ष की बात करें तो वर्ष पूछा है। एक विद्यार्थी की जो वर्ष है 2 से 3 वर्ष है, उसकी मध्य आयु बच्चे की भाषाई विकास कितनी हो सकती है? 2 से 10 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की गति के अनुक्रमण एवं उसकी संरचना को विनियमित करने को नियम से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाती है। व्याकरण, सीमेंटिक, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी हमने ये क्वेश्चन भी हमने एमपी टेट से लिया है। पेपर फर्स्ट से 2011 में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों के संदर्भित भाषा का घटक होना चाहिए। वो ध्वनि उच्चारण विज्ञान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात भाषा की गई है। जब भी भाषा की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर ध्वनि वाला आंसर राइट टिक कर लेना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो वह हर बच्चा धीमा, सुस्त, प्रशिक्षु बन सकता है। एक मूल यानी पैतृक भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है।
अगर डी की बात करें, एक वयस्क वक्ता बन सकता है, ये एमपीटेट 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हम जो 30 क्वेश्चन करेंगे सीडीपी का, वो सभी टीचिंग एग्जाम से लगभग लिया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने आप का एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एमपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, बिहार टेट में पूछा गया, उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपको राइट आंसर बताने हैं, जल्दी राइट आंसर बताइए। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी बच्चा भाषा को सीख लेता है तो वह हर बच्चा एक पैतृक बन जाता है, ठीक है। एक मूल भाषा या भाषज, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाषज निवासी की भांति परवाह कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अक्षरों को किस बालक की उम्र में पहचानने लगता है? हिंदी अक्षर है, एक बालक कौन सी उम्र में हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है? 6 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में? हमने कहा कि जो हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर लाए हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में एक बेस्ट, अपने आप में एक अच्छे स्टैंडर्ड का है। क्यों? क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये बिहार टेट में पूछा गया था, पेपर सेकेंड 2011 में। हिंदी के अक्षरों को कब वो सीख ले, पहचानने की उम्र क्या है, वो सीख लेता है, ये बात आपको बताने हैं। 5 वर्ष की आयु में। लेक्चर क्लास में हमने ये चीज़ें, भाषा वाली जब लेक्चर क्लास हमने किया था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा के रखा था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए क्या करना होगा, आपको 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया वो आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, यानी आपके, आपसे रिलेट करके लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा नहीं है, किताबी भाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो आपको दिक्कत करती है, ठीक है। तो आप आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है नोट्स। न्यू पैटर्न पर 2022 के जो पैटर्न है थे, उन पर एमपी टेट के नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स 2011 में पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये पेडागोजी सेक्शन से है, आता है। किसका? पेडागोजी सेक्शन से आता है। आपको पता है, अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट में तो कम सम, लेकिन एमपी टेट में आपको पेडागोजी में 75 पेडागोजी आउट ऑफ 150, 150 में से 75 क्वेश्चन आपको पेडागोजी सेक्शन से मिलेगा। लगभग जो एमपी टेट का जो सीरीज़ है, एमपी टेट का लगभग वो आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो सी टेट के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए टैग एंड ट्रिक के माध्यम से आप इसे सही कर लेंगे। हमने इम्पोर्टेंट टैग एंड ट्रिक बनाया है, जैसे कि नेगेटिव टैग बनाए हैं और पॉजिटिव टैग बनाए हैं। नेगेटिव टैग 25 वर्ड का होगा और पॉजिटिव टैग ये भी 25 वर्ड का है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 50 वर्ड अगर आप समझ लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको 150 वाले एग्ज़ाम्स में, 150 के एग्ज़ाम में 75 पेडागोजी पूछेगा, तो 75 में आप 70 मार्क्स एमपी टेट में एंड सी टेट में, सी टेट एंड एमपी टेट में आराम से कवर कर लेंगे। चलिए उसी क्वेश्चन के माध्यम से, उसी टैग एंड ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात करेंगे, आप किसी बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, क्या आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा आपसे सीख जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बात करने की नहीं होती, समझने की हो सकती है।
आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य का मतलब होता है आप उससे ये कहेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलना होगा, हिंदी में नहीं बोलना होगा। बाध्य का मतलब होता है आप उसे सिर्फ और सिर्फ उसी भाषा में बात करने के लिए कहेंगे। एक हिसाब से आप उसे डरा रहे हैं, आप उसे एक बाध्य कर रहे हैं, आप उसे उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, उस वैसा ही बोलिए जैसा हम चाहते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे। यहाँ पर सीधा गलत हो जाता है। मातृभाषा बोलने के लिए हम प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ना कि रोकना एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यहाँ गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे, जो सहायता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या है? किसी बच्चे में वो सहायता कर रहा है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। इस हिसाब से आप बच्चे को अंग्रेजी भाषा अगर सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज, टंग लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, उस लैंग्वेज के आधार के अनुसार, उस लैंग्वेज के हिसाब से, उस लैंग्वेज का प्रयास करके, इस्तेमाल करके आप उसे अंग्रेजी सिखा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने होते हैं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की समग्र सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? स्किनर, बार्टलेट, एबिंग एबिंगबॉस ने, विलियम जेम्स ने। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया। हमने कहा सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आप में बेस्ट हैं। ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको कहीं दिक्कत करने वाली है। चलिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एबिंग हॉस ने मनोविज्ञान को सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयास किया है। याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 10 शब्द, 60 शब्द और 50 शब्द। ये सीजी टेट में, छत्तीसगढ़ टेट टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया। हमने कहा आपसे कि हम जो क्वेश्चन आपके लिए संजो कर लाते हैं वे क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट लेवल से होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, यहाँ सवाल पूछा है 2 वर्ष का बच्चे में 100 शब्द उसका भंडार हो जाता है। वो शब्दों को, 100 शब्दों को अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? प्रथम कक्षा भाषा सीखने की। प्ले स्कूल, प्ले वे स्कूल, पूर्व प्राथमिक कक्षा को, घर को, उपयुक्त सभी को। बिहार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। बिहार टेट में 2011 में क्वेश्चन पेपर सेकेंड में पूछा गया है। तो किसको माना है यहाँ पर? प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा की बात हो रही है। किसकी? प्रथम कक्षा की बात हो रही है। याद रखेंगे, अगर आप प्रथम कक्षा की बात करेंगे तो वो आपका घर हो जाता है, क्योंकि आप घर से ही सब कुछ सीखते हैं। अगर प्रथम शिक्षक, अगर आप यहाँ बात करें तो प्रथम शिक्षक बात करेंगे। क्या? प्रथम शिक्षक की बात करेंगे वो आपके माता, ठीक है, माता और पिता हो जाते हैं। याद रखेंगे, क्योंकि माता पिता से आप सब गुण धीरे धीरे सबसे पहले सीखते हैं। और प्रथम कक्षा जो होती है वो आपका घर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज यानी एनसीएफ की यहाँ पर बात की गई है। आपको पता है हमने लेक्चर क्लास में जब आपको करवाया था एनसीएफ की, तो लॉन्ग वाली क्लास एंड शॉर्ट वाली क्लास, ट्रिक वाली क्लास भी करवाई थी आपको, ट्रिक वाली क्लास भी करवाई थी, और आपको डिटेल में समझने के लिए भी बताया था। आपको डिटेल में समझाया भी था हमने। तो एनसीएफ के बारे में जितने भी क्वेश्चन इन टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो आप क्वेश्चन को आराम से और आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि एनसीएफ वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बीटेट यानी बिहार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया था कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई कोई बच्चा इसमें भी फेल हो जाते हैं, पता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसे याद रखेंगे आपको। चलिए
एनसीएफ 2005 की रूपरेखा 2005 दस्तावेज भाषा के लिए क्या कहा? बहुभाषा, एक भाषा, तीन भाषा, द्विभाषा। सीजी टेट में पूछा गया था। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या कहा गया? त्रिभाषा। आपको पता है एनसीएफ जो हम पढ़ाए थे तो त्रिभाषाई की बात की गई थी। कौन सी भाषा? त्रिभाषा। ठीक है, तीसरा भाषा, 1, 2 एंड 3 त्रिभाषा की यहाँ पर बात की गई थी। त्रिभाषा का मतलब होता है तीन भाषा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं तो कौन से उम्र में? 4 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में 2011 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कि एक बच्चा जो आपका एक बच्चा अधिकांश बच्चा जो होते हैं वो अपनी मातृभाषा को सीखता है वो कौन से अवस्था में, कौन से एज में? यहाँ पर एज पूछा गया, कौन से एज में सीखता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपको पता है कि लेक्चर क्लास में आराम से डिटेल वाइज हमने क्वेश्चनों को कवर करके रखा है। तो राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? चलिए चलिए इसका राइट आंसर देख लेंगे। जब बच्चा स्कूल पहली बार, जब बच्चा, हमने कहा याद कैसे करेंगे? जब बच्चा पहली बार, प्रथम बार जब बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाना शुरू करता है तो वह अपना मातृभाषा सीख कर स्कूल जाता है। क्या करता है? मातृभाषा को सीख कर स्कूल जाता है। तो मातृभाषा 6 वर्ष की आयु में सीखता है। 6 वर्ष में बच्चा एक क्लास का होता है। तो प्राइमरी लेवल में जो जब एडमिशन होती है, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। तो प्राइमरी लेवल पर जब आपकी एडमिशन होती है तो वहाँ पर आपकी जो उम्र होती है वह 6 वर्ष होती है। याद रखेंगे कौन सी वर्ष? 6 वर्ष होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। जब कोई बच्चा किसी शब्द को गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? आपके सामने मोहन, आपके सामने मोहन नाम करके एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और आपके सामने हिंदी शब्द को, कोई भी भाषा शब्द को उच्चारण की दृष्टि से गलत बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? ये सवाल आपसे पूछा है। तो आप अपने आप को क्या करेंगे? आप अपने आप को सबसे पहले कक्षा में अपने आप को रखिए। आप अपने आप को कक्षा में उपस्थित रखिए। तब अपने आप को सोचिए आपके सामने मोहन लड़का एक बच्चा है, वो आपसे उच्चारण में गलत कर रहा है तो आप क्या करेंगे? पैडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन है। हमने कहा पैडागोजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 75 में से आप 70 मार्क्स ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है टीचिंग एग्जाम्स की। ठीक है, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमने कहा कि हर एग्जाम्स, हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है। क्या है? अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि किसी न किसी टीचिंग एग्जाम से ये पूछा गया है, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आया है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट की अपनी भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम टैग वर्ड के माध्यम से इसे सही कर लेते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गलत उच्चारण के लिए डांटेंगे। आप टीचर हैं, आप सुगम करता, टीचर क्या होते हैं? सुगम करता होते हैं, सुगम करता। आप सुगम करता है, आप किसी को डांट नहीं सकते, ये आपकी सबसे बड़ी डिमेरिट हो जाएगी। आप किसी को डांट नहीं सकते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान नहीं देंगे, आप सुगम करते हैं। आप किसी को ध्यान कैसे नहीं देंगे? आपको बच्चे में कक्षा में जो नौकरी मिली है स्कूल में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मिली है? पढ़ाने के लिए मिली है। अगर आप बच्चे को ध्यान नहीं देंगे तो आप वो कक्षा में या फिर स्कूल में आपके टीचर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस हिसाब से ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, बचता है ऑप्शन बी एंड सी। कैसे देखें, क्या करेंगे इसके लिए? हम शुद्ध उच्चारण बताएंगे, कहेंगे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। आप उसे शुद्ध उच्चारण बता देंगे, बच्चे उसे सीख जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा चिंतन प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र का, प्रतीक एवं चिन्ह का, मांसपेशियां, क्रियाएं, भाषा। राजस्थान टेट 2012 में क्वेश्चन पूछा है। हमने कहा हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में बेस्ट है। किसी न किसी एग्जाम से में हो के आया है, अगर हो के आया है तो उसकी टैग वर्ड बेहतर है, उसकी वैल्यूज बेहतर है, ठीक है। आप इसका राइट आंसर बताइए। सबसे यहाँ पर पूछा कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, कौन सा जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होगा? जो मांसपेशियां हैं वो सबसे कम होगा। चित्र जो चित्रकार बनाते हैं, वो आर्टिस्ट बनाते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं। प्रतीक और चिन्ह ये भी सोचने वाली बात है। भाषा भी सबसे कम ये सोचता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। कई बार एग्जाम्स में, यहाँ तो सिर्फ सी टेट दिया है, आपको यहाँ पर बी टेट में पूछा गया है, आपको यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन बेस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, हिंदी के सेक्शन में। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य है, संकेत प्रयोग विज्ञान है, स्वनियम है, रूपिम है। चलिए बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रूपिम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटन है, भावात्मक व्यवहार है, मनोगतिक प्रक्रिया है। ये पेपर फर्स्ट सीटेट में, सॉरी सीटेट में पेपर सेकंड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चिंतन अनिवार्य रूप है एक संज्ञानात्मक है। हमने आपको जब संज्ञान वाली कॉग्निशन वाली पढ़ाई थी लेक्चर क्लास, कॉग्निशन वाली, ठीक है, कॉग्निशन वाली लेक्चर क्लास पढ़ाई थी, वहाँ पर आपको बताया था कि जो भी मानसिक रूप से हम करते हैं वो चिंतन का प्रकार होता है। सोचना, समझना, स्मरण करना, याद रखना, तर्क करना, किसी चीज़ों के बारे में अपनी तर्क प्रस्तुत करना, ये तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? शब्द है, समस्या है, चिंतन है, व्यवहार है। ये एच टेट में पूछा गया 2013 में। चलिए, हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है, याद रखेंगे। ये चीज़ याद रख के आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से बेहतर कर पाएंगे। चलिए राइट आंसर बताइए। कॉल सैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? चलिए, चिंतन होगा। संकल्पना का पुनर्गठन मतलब आप जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, कॉल सैनिक महोदय ने कहा जो आप सोच रहे हैं, कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है, कॉन्सेप्ट को पुनर्गठन, दोबारा कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दोबारा, दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको चिंतन कर रहे हैं, आप बार बार उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक 5 वर्ष का बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्ती चिंतन, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, निर्देशिक चिंतन। हरियाणा टेट में पूछा है। सवाल ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पर 5 वर्ष का बालक है, वो चिंतन कर रहा है। कौन सा चिंतन होगा? तर्क करेगा, लॉजिक कर पाएगा? याद रखेंगे, लॉजिक कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी उम्र तो 5 साल है। 5 साल के विद्यार्थी लॉजिक कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मूर्त करेंगे, निर्देशन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए परावर्ती चिंतन क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए, ठीक है। तो निर्देशन वो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। किसी को निर्देश दे पाएंगे? क्योंकि उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष है, ये भी गलत। तो आप याद रखेंगे, मूर्त मतलब डायरेक्ट चिंतन, परावर्तित मतलब बार बार रिपीट करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि वो कोई कार्य करेगा, तो कोई कार्य अगर वो करता है 5 साल का बच्चा, तो उसके मन में सस्पेंस बना रहता है, ठीक है, क्या हम जो किए वो सही होगा या गलत?
बार बार उसे रिपीट करता है, तो परावर्तित करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है। एक व्यक्ति है, छोड़ दीजिए ये क्या पूछा है यहाँ पर। एक व्यक्ति है, वो अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। क्या करता है? अपनी अनुभूतियों को किसी के सामने प्रकट करता है। आत्मनियंत्रण, अंत निरीक्षण, आत्मसम्मान, आत्म प्रबंधन। बिहार टेट क्वेश्चन पेपर सेकेंड में पूछा गया था 2013 में। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आत्म प्रबलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 6 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में, 6 माह की अवस्था में, 11 माह की अवस्था में, 34 माह की अवस्था में, 51 माह की अवस्था में। पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। हमने कहा एमपी टेट के लिए, रीट के लिए, एमपी टेट एंड रीट सुपर टेट के लिए ऐसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप अभी पढ़ रहे हैं 30 क्वेश्चन, वे सभी क्वेश्चन अपने आप में वो सुपर हीरो जैसा है, अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में होके आया है। उस क्वेश्चनों का जो वैलिड है, वो मानकता है, वो मानकता मिल चुकी है कि मैं इस वैल्यूबल हूँ कि किसी ने एग्जाम से आया हूँ, इसीलिए आने वाले एग्जाम्स में मैं ज़रूर आऊँगा। यह क्वेश्चन कहता है, मैं नहीं कहता। चलिए, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, वो आपको बताने हैं। 34 माह के अवस्थाओं में। ठीक है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, शब्दों का। 2013 में क्वेश्चन पूछा है यूपी टेट में। चलिए राइट आंसर बताइए। ना तो बच्चे को यहाँ पर सर्वप्रथम जो शिशु होता है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शिशु की बात है। शिशु मतलब छोटा सा बच्चा। क्या? छोटा सा बच्चा। ना उसे वोवेल पता होगा, ना उसे वोवेल पता होगा, ना ही उसे कॉन्सोनेंट पता होगा। ठीक है, ना ही उसे स्वर्ण पता होगा, ना उसे व्यंजन पता होगा। तो उसे किसका चीज़ है कि कौन, वो जो सुनता है उसी को वो बोलता है, जिसे आप उसे शब्द कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए। उनको अधिक से अधिक अपने विचारों को व्यक्त करने के अवसर में लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनने की अभ्यास करानी चाहिए। उपयुक्त सभी यूके टेट उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में पूछा है 2013 में, तो उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में पूछा है, तो क्या एमपी टेट में क्वेश्चन दौड़ के नहीं आएगा? भैया दौड़ के आने वाले हैं। इसे आप राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? चलिए, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ, फ एंड च ध्वनियाँ हैं। स्वध्वनिम, लेखिम, शब्दिम, रूपिम। सी टेट में पूछा गया था। चलिए, कौन सी ध्वनियाँ हैं आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वनिम। स्वनिम का मतलब होता है फोनेम। ठीक है, किसी भी भाषा को बोलने के लिए आप सबसे पहले जो छोटी ध्वनि की जो छोटी इकाई होती है, वो स्वनिम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बात करते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वेंटेलाइन ने, रॉस ने, रोनेन ने, स्किनर ने। यूपी टेट पेपर सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, पता नहीं, जो भी है, पर यूपी टेट में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसने कहा था? चलिए राइट आंसर बताइए। रॉस महोदय। चिंतन के बारे में सबसे ज़्यादा जो परिभाषाएं दी, उन्होंने रॉस महोदय ने दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। कल्पना शक्ति, आप अपनी अंदर की जो कल्पना हो, कल्पना शक्ति को उसको बेहतर करने के लिए, विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, आपसे सवाल पूछा, आपको राइट आंसर बताइए। तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण करना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कहानी भी सुनना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये भी सही। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त में से सभी को करनी चाहिए। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहली बार इस सीरीज में नेगेटिव में क्वेश्चन आए हैं। नेगेटिव में 3 सही हो जाते हैं, 1 गलत होते हैं। गलत वाले को ढूंढ के आप सही करते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्तियों का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। कौन सा सिद्धांत नहीं होगा भाषा विकास के लिए, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपको परिपक्व का सिद्धांत तो है, अनुबंधन का सिद्धांत भी पढ़े हैं हम लोग, अनुकरण का सिद्धांत भी पढ़े हैं, तो अतिरिक्त का सिद्धांत नहीं पढ़े हैं। जो नहीं होगा वही यहाँ पर सही हो जाएगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपके जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि जो गलत होगा उसी को सही मारते हैं नेगेटिव क्वेश्चन में। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ना कि परिपक्वता मैच्योरिटी वाले सिद्धांत हम पढ़े थे, पुनर्बलन अनुबंधन का सिद्धांत पढ़े थे, अनुकरण का सिद्धांत पढ़े। ये सिद्धांत तो कभी आया ही नहीं है, हमने लेक्चर क्लास कभी किया ही नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा ना। वाणी दोष नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव क्वेश्चन, 3 सही 1 गलत। गलत को ढूंढ के आप सही कर लेंगे। वाणी दोष बिल्कुल भी नहीं है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, धीमी या तेज गति से बोलना, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है तो एमपी टेट एंड यूपी टेट कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों तो एक ही जैसे होते हैं। सी टेट भी क्वेश्चन दूर नहीं है, ये भी सेम टू सेम आते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। वाणी दोष नहीं है, जो 3 सही पहले ढूंढेंगे उसके बाद 1 गलत करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तीव्र अस्पष्ट वाणी, ये भी दोष नहीं माना जाता। ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, वो भी नहीं माना जाता। हकलाना और तुतलाना, ये भी नहीं हो जाता। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत होगा वही सही होगा। धीमी या तेज गति से बोलना, ये दोष माना जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया? संज्ञानात्मक पक्ष का मानसिक क्रिया है डीवी द्वारा, जॉन डीवी के बारे में बात की गई है, गिल फोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रॉस द्वारा। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। अभी हमने इससे पहले भी यही वाला चिंतन के पक्ष में जो भी क्वेश्चन आता है, रॉस महोदय ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके परिभाषाओं को दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा 1 में बच्चे की भाषा कौशल का विकास क्रम से होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। यूके टेट पूछा गया है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यूके टेट में नहीं, सी टेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एमपी टेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और यूपी टेट का भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जब हम प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको बताए थे। सबसे पहले बच्चा क्या करता है ये आपको बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बच्चा बोलता है, फिर पढ़ना है, तब लिखना है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, किसी से सुनता है, उसके बाद फिर उसी को बोलता है, पहले पढ़ता है तब वो लिखता है। चलिए, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? यहाँ पर भी नेगेटिव होगा तो 3 सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप क्वेश्चन पूछे हैं।
सजीववाद, आत्मकेंद्रिता, यथार्थवाद, व्यक्तित्ववाद। हरियाणा टेट बी टेट में क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ हरियाणा टेट की बात की गई यहाँ पर, बी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर बताइए। तो नेगेटिव जहां पर आए तो 3 क्वेश्चन सबसे पहले सही कर लेते हैं। सजीववाद में होता है, आत्मकेंद्रिता में होता है, यथार्थवाद में होता है। तो किसमें नहीं होगा? व्यक्तित्ववाद में नहीं होगा। जो नहीं होगा उसी को हम सही करेंगे। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कि कौन सा कथन गलत है? यथेष्ट अभिप्रेरणा, ज्ञान व अनुभव की यथेष्टा, स्वतंत्र व लचीलापन। आगे बात करेंगे। कम बुद्धि व ज्ञान। हरियाणा टेट पेपर सेकंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, मनोगति गतिविधि है, भावात्मक गतिविधि। चिंतन जो आप सोचते हैं, वो समझते हैं, तर्क करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। हरियाणा टीचिंग एग्जाम से पूछा है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल भी बिना सोचे समझे लेक्चर क्लास जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे। चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए? मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के, जिसमें से 25 आपको मिनिमम कवर करने हैं। एमपी-टेट के लिए प्रैक्टिस सेट किया हमने। एमपी-टेट 2022, एमपी-टेट 2022 रीट, सुपर टेट 3 चीज़ों के लिए हमने प्रैक्टिस सेट किया। प्रैक्टिस सेट में आप भाग रेगुलर लेते रहें, आपकी तैयारी बेहतर और हो सकती है। अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स लेके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या करना होगा? आपको व्हाट्सएप करना होगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी हमने सीडीपी के किया, उसके बाद हमने ईवीएस के करेंगे, उसके बाद मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी टॉपिक पर रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहती है, लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट दोनों। तब तक के लिए थैंक यू।